हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम टॉपिक कर रहे हैं मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट है क्या, और कल हमने स्टडी किया था कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि मैनेजमेंट को करने का उद्देश्य या मेन मोटिव या मेन रीजन है क्या, कि किस वजह से हम मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है हम क्लियर करेंगे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। सर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मैंने बोला जी ऑब्जेक्टिव का मतलब है गोल। गोल क्या है जी? गोल का मतलब है जी मोटिव, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। सर क्या ये तो आप सिनोनिम्स लिखवाते जा रहे हो? ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल, गोल का मतलब मोटिव, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा सर हमारे को। तो बेटा गोल का मतलब ये एंड पॉइंट्स हैं। क्या है? एंड पॉइंट्स फॉर विच all activities are performed in business, तो बेटा ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा क्या है? ऑब्जेक्टिव मींस एंड पॉइंट्स फॉर विच ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन एन बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव वो एंड रिजल्ट होता है जिसके लिए सारा का सारा काम किया जा रहा है, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है अभी हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा? ये हमारा है ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइन क्लासेस। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा असल में ऑनलाइन क्लासेस हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस को चला सकें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, नॉर्मली उसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 3 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड करेंगे। तीनों पार्ट्स में आपको समझाता हूं कि कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया जाता है। तो बेटा 3 जो ऑब्जेक्टिव हैं इनके, एक सबसे पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आ जाएगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा आ जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना, इन तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना। देखो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या होता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हम अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि हमारे 3 जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स अचीव हो जाएं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है इनका सर्वाइवल। तो वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, मैनेजमेंट को परफॉर्म करके, पहली जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि देखो कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो पहली उसकी डिमांड यही है कि हम सरवाइव कर सकें। सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, सारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने रिसोर्सेज को यानी कि जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं, जो भी उनका रिसोर्सेज है, उनको अच्छे से यूटिलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है? ताकि वो क्या कर सके? सरवाइव कर सके। सरवाइव कर सके मतलब चल सके। अगर सारे स्कूल्स चलाएंगे ऑनलाइन क्लासेस को और शारदा स्कूल नहीं चलाता है तो उसके लिए सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सरवाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। तो
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्वाइवल, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है उसका फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सर्वाइवल, कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके एटलीस्ट क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। सरवाइव करने के बाद उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है प्रॉफिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेकंड, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट किए हुए हैं। पहला पार्ट है सर्वाइवल, कि हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके बस सिर्फ सरवाइव कर सकें। जब वो बिजनेस सरवाइव करना स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट, कि सर अब हमारा काम चल तो गया है, अब इसमें हमारे को क्या जनरेट करना चाहिए, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एक लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। ये बिजनेस के ब्लड की तरह काम करता है प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, चलाए रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स भी जनरेट करने पड़ेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारे को सरवाइव करना है। जब वो सरवाइव करने लग गए, काम चलने लग गया, तो अब वो क्या कहते हैं कि हमारे को प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट अर्न क्यों करना है, ताकि बिजनेस के अंदर जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी हैजर्ड्स आएंगे, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से हम निपट सकें। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें। क्योंकि बेटा देखो, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे खर्चे तो होंगे ही होंगे, तो उन खर्चे को रिकवर करना पड़ेगा, और जो ओनर्स हैं, जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा प्रॉफिट की फॉर्म में। तो इसलिए उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग। मतलब पहला उनका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि मैंने अभी अभी नई नई दुकान स्टार्ट की है, तो पहले मैं एटलीस्ट काम मेरा चल जाए, मेरा काम क्या हो जाए, चल जाए। जब उसका काम चलना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी नीड बढ़ जाती है, तो उसकी इच्छा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब वो कहता है जी काम तो चल गया, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए बिजनेस के अंदर, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा मैनेजमेंट का, कि अब हमारे को बिजनेस के रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके प्रॉफिट को जनरेट करना है। इसके बाद अब प्रॉफिट हो गई, अब कहते हैं जी मेरे को ग्रोथ भी दो, मेरे को क्या दो, ग्रोथ दो। पहले सर्वाइवल, सर्वाइव होना स्टार्ट हो गया, बिजनेस चलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, प्रॉफिट, किया प्रॉफिट भी कमाए। अब प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो गया, अब कहता है जी मेरे को ग्रोथ करनी है। अब क्या कहता है, मेरे को ग्रोथ करनी है। अब आपको ग्रोथ कैसे मिलती है, ग्रोथ कैसे पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। बेटा अगर आपके बिजनेस के अंदर जब आपने दुकान स्टार्ट की, उस टाइम पे आप अकेले काम कर रहे थे, अब धीरे धीरे आपने क्या किया, वहां पे आपने एक वर्कर रख लिया, फिर 2 वर्कर रख लिए, फिर 3 वर्कर रख लिए, फिर 4 वर्कर रख लिए। तो बेटा अगर आप वर्कर अपॉइंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। या आपकी पहले दिन जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने दुकान खोली, आपकी सेल हुई 1000 रुपए, फिर धीरे धीरे 2000, 3000, 10000, 20000, 50000, 1 लाख, कॉन्टिन्यूस क्या हो गई, सेल इंक्रीज हो गई। तो हर बिजनेस जो है पहले सरवाइव करना चाहेगा, जब उसका सर्वाइवल कंफर्म हो जाता है कि अब हम चल सकते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसका जो नेक्स्ट मोटिव आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रोथ, कि अब मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो उनके हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जाता है, ताकि हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आपका आ जाएगा यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 पे आपका क्या आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफ बिजनेस, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। अब दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों होता है सर, बेटा सिंपल सी बात है कि आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जितने भी आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, सारे के सारे रिसोर्सेज आपको किसने दिए, सोसाइटी ने दिए, हमारे समाज ने हमारे को दिए। एम्प्लॉइज इसी समाज में से निकल के आते हैं, जो पार्ट ऑफ लैंड आप यूज कर रहे हो वो भी उसी सोसाइटी का है, जो वर्कर्स आप यूज कर रहे हैं वो भी सोसाइटी के हैं, जो इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी सोसाइटी का है। तो सब कुछ जब हम सोसाइटी का यूज कर रहे हैं,
तो उसके लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना ही हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी काम करती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा मोटर्स ने लॉकडाउन के टाइम में काफी बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट किया, काफी ज्यादा उन्होंने क्या किया, डोनेशन दिए। काफी सारे बिजनेस ऐसे थे जिन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। तो वो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। तो वो उनकी क्या हो जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या आएगा, अगर आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है तो आपको कम से कम 3 टर्म्स को अच्छे से फुलफिल करना पड़ेगा। पहली टर्म ये है कि आप सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तभी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। पहला क्या है वहां पे, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सोसाइटी या टू द वर्कर्स या टू द पीपल ऑफ सोसाइटी। जो भी आपकी सोसाइटी के अंदर लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। पहला काम क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की तो आपकी क्या पूरी हो जाएगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। नंबर दो पे आपको क्या करना है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने फैक्ट्री लगाई है, जो भी बिजनेस लगाया है, उससे पोल्यूशन ना हो, उससे क्या हो, पोल्यूशन ना हो। तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको देना है। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीनें यूज की जा रही है, कोई केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, तो आपको उनको इस वे में मैनेज करना है कि वो आपकी सोसाइटी को हार्म ना करे, सोसाइटी को पोल्यूट ना करे। पहला काम, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। नंबर 2 पे आप क्या करो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रखो। नंबर 3 पे आप अपने प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पे सोसाइटी में सेल करो, ताकि ऐसा अगर हम करते हैं अपने प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस के अंदर सोसाइटी के अंदर सेल करते हैं, तो सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये काम करने से हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी काम करती है। अगर आप अपने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करोगे तो भी आप फेल हो सकते हो, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे तो लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करना। नंबर 3 पे आ जाएगा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटा बिजनेस के अंदर काफी सारे लोग काम करते हैं, काफी सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो उनकी भी कुछ नीड्स हैं, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव को आप भूल गए, अगर आप अपने वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव को भूल गए तो आपका काम चलेगा कैसे। मान लो मैं शारदा स्कूल के अंदर काम करता हूं और शारदा स्कूल मेरे ऑब्जेक्टिव्स को, अगर शारदा स्कूल मेरे ऑब्जेक्टिव्स को ही पूरा नहीं करेगा तो क्या आपको लगता है मैं वहां पे अच्छे ढंग से काम कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और उसमें जो मेरा मोटिव है वो पूरा नहीं हो रहा तो मैं वहां काम नहीं करूंगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करना पड़ता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आपके एम्प्लॉइज या वर्कर्स हैं उनकी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पार्ट्स हैं वहां पे। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल नीड्स, नंबर 2 पे आपकी हैं सोशल नीड्स, नंबर 3 पे आपकी हैं हाई लेवल नीड्स। नंबर 3 पे आपकी कौन सी हैं, हाई लेवल नीड्स। मतलब कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनकी जरूरतों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन तीनों जरूरतों को मिला के आपका क्या बनता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बनता है। तो आपको उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। उनकी नीड्स यानी कि उनका पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो है फाइनेंशियल नीड्स। इसका मतलब है सैलरी और वेजेस, पर्क्स, कमीशन एटसेट्रा। मतलब
मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको आप कॉम्पिटिटिव सैलरी, वेजेस, पर्क्स और कमीशन वगैरह जो भी उनका बनता है उनको आप वो दो। अगर आप उनको प्रॉपर सैलरी, कमीशन, जिस चीज के लिए वो कैपेबल है उतना अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो तो आप उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर रहे हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया, अगर एक बंदे की जो नीड्स हैं उसको आपने फुलफिल कर दिया तो पूरा डिवोट होके, पूरा मोटिवेट होके वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। इसलिए आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करना पड़ेगा। पहला आपको मैंने बताया फाइनेंशियल नीड्स, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी बंदा अगर काम करता है तो उसकी पहली जरूरत होती है पैसा। तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दे सकते हैं, जिस सैलरी के वो कैपेबल है वो सैलरी आप उनको प्रोवाइड करो। आप उनको अच्छी सैलरी, कमीशन, पर्क्स दो। पर्क्स का मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम उनको देते हैं, ठीक है, जैसे कि बोनस वगैरह हो गए, उनको हाउस रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आ जाएंगे, पर्क्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोशल नीड्स। सर ये सोशल नीड्स क्या है बेटा? सोशल नीड्स का मतलब क्या है कि आप अगर कोई वर्कर अच्छे से काम कर रहा है वो रिकॉग्निशन मांगता है, रिकॉग्निशन मांगेगा, रिकॉग्नाइज्ड बाय पीस। पीस का मतलब है वहां पे उसके जो क्या बोलते हैं, साथी जो हैं, जो भी अदर वर्कर्स हैं उनके अंदर वो अपना रिकॉग्नाइज होना चाहता है कि अगर कभी वो अच्छा काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे वहां पे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करें, मीटिंग्स के अंदर, असेंबलीज के अंदर उसका नाम लें, उसको बताएं कि हमारे इस पर्टिकुलर वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया। इससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा। आपने सैलरी दे दी लेकिन आप उसके काम की परहेज करो। अगर उसने अच्छा काम किया उसके काम की परहेज करो। काम की परहेज करोगे तो उसके जो पीर्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको याद रख पाए। तो उसकी दूसरी नीड क्या है, सोशल नीड। सोशल नीड के अंदर रिकॉग्नाइज्ड बाय पीर्स, यहां पे आप बोल सकते हो पीर्स का मतलब कोवर्कर्स, या आप बोल सकते हो कलीग्स, जो भी उसके कलीग्स हैं, जो भी उसके साथी हैं, जो उसके कोवर्कर्स हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, याद रख सके। तो उसके लिए आप क्या करो, अगर किसी भी आपके वर्कर ने अच्छा काम किया है तो उसके लिए आप क्या करो, उनको कॉन्टिन्यूअस उनकी परहेज करो, मीटिंग्स के अंदर, असेंबली के अंदर। लास्ट वन इज हाई लेवल नीड्स। इसके अंदर वो क्या चाहते हैं, यहाँ पे वो चाहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ पे वो ये चाहते हैं कि उनको डेवलप होने का मौका दिया जाए। मतलब अगर आपने एक टीचर को रख लिया है, उस टीचर को वैसे ही काम कराए जा रहे हैं जैसे वो करता था स्टार्टिंग से, आप उसको कुछ डेवलप नहीं कर रहे। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने शारदा स्कूल ज्वाइन किया तो मैं हिंदी में बात कर रहा था, तो कॉन्टिन्यूस अगर मैं हिंदी यूज करता जा रहा हूँ अपनी क्लासों के अंदर तो मैं डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन अगर उसके अंदर मैंने इंग्लिश यूज करना स्टार्ट कर दिया, मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल जो है वो चेंज हो गया, तो वहां पे क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। कॉन्टिन्यूस आप उनको अलग अलग टास्क दें, जिस टास्क को परफॉर्म करके डेवलप हो सके, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इंक्रीज हो सके, वो उनकी हाई लेवल नीड्स है। मतलब पहले उनको सैलरी वगैरह दो, कमीशन दो, अच्छा मिल गया, पहला हो गया ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 पे अगर उसने अच्छा काम किया तो उसकी परहेज करो, ताकि उसके जो कोवर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी उसके साथी हैं, जो भी पीर्स हैं, जो भी मेंबर्स उसके साथ काम कर रहे हैं वो उसको याद रख सके। नंबर 3 पे अब अच्छा उसको सैलरी दे दी, उसकी परहेज कर दी, अच्छा हो गया, अब उसको प्रमोट करो। आप अगर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है कॉन्टिन्यूस तो आप उसको प्रमोट करो। प्रमोट करने से क्या होगा, वो और भी ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब भी वो अपना गोल सेट करेगी, जो भी अपना वो ऑब्जेक्टिव सेट करेगी, उस टाइम पे वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेगी। और मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के यही 3 ऑब्जेक्टिव हैं। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ेगा, तब मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मेरे को बताएं कि सर हमारे को इस क्लास के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है,
ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू।